हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की क्या क्या जो है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती है, सभी स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एक्साइन, व्हाट इज़ इंटाइन एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या है, जर्म न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो मतलब जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है पोलन ग्रेन्स के बारे में, पराग कणों के बारे में, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट देखिए, लास्ट मैंने आपको पोलन ग्रेन में एक दो चीज़ें और डेफिनेशन, एक छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा एंड वो छोटे छोटे एक एक पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। ठीक है ना, उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट जो हमने बात करी पोलन ग्रेन में, तो एक दो चीज़ें रह गई थी उसमें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, वो पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं हम एंड इनमें जो मेल पार्ट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम। आज हम स्टार्ट करेंगे फीमेल पार्ट को, लेकिन उससे पहले दो चार चीज़ें देखिए। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द पोलन ग्रेन, तो आज यूजेज ऑफ पोलन ग्रेन देखते हैं अपन। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कणों की क्या आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। देखिए परागकण जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी है एंड यूजफुल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में तो ये है ही, ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ पोलन ग्रेन जो है वो कुछ जैसे कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है ना, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एज अ इनके जो पोलन ग्रेन्स है ना, तो पोलन ग्रेन्स की क्या है कि कुछ टैबलेट्स एंड सिरप वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, जो कि हाई एनर्जी कंटेन करती है। ठीक है ना, कंटेन्स पोलन ग्रेन्स जो हैं, इसमें क्या होगा, हाई एनर्जी पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना, ध्यान रखना कि कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी के लिए, ठीक है ना, उच्च ऊर्जा युक्त कुछ पोषक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, हाई एनर्जी कंटेनिंग कुछ टैबलेट्स एंड सिरप बनाई जाती है, जिनका यूज़ किया जाता है एथलीट्स एंड हॉर्सेस के थ्रू। जैसे कि आप देखते हैं कि हॉर्सेस को जो है वो रेस के अंदर यूज़ किया जाता है ना, डिफरेंट टाइप की रेस वगैरह जो चलती है, तो हॉर्सेस की जो रेस है उसमें हेल्प करते हैं, उन्हें खिलाई जाती है, हॉर्स वगैरह को, घोड़ों को खिलाया जाता है। और सेकंड वन, एथलीट्स भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इनकी बनी हुई कुछ टैबलेट्स एंड सिरप्स का यूज़ जो है वो एज अ न्यूट्रिएंट किया जाता है, पोषक पदार्थ युक्त जो है ना पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है ना, इनमें हाई एनर्जी होती है, इसी कारण से इसका यूज़ कौन करता है, इनका यूज़ हॉर्सेस के थ्रू किया जाता है एंड एथलीट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एथलीट्स भी जो है वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ठीक है, कुछ टैबलेट्स एंड सिरप बनाने में भी यूज़ करते हैं, वही है न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन, ध्यान रखिएगा कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, इनके अंदर हमेशा, जैसे कि ये तो उसका हो गया यूजफुल एस्पेक्ट हो गए इसके। ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन का यूज जो है ना वो एज अ न्यूट्रिएंट किया जाता है, लेकिन परागकण जो है इनके कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स जैसे कि आप लोग जो है वो साउथ एरिया, ठीक है ना, आप देखें तो इंडिया में साउथ एरिया के जो है, ठीक है ना, साउथ के एरिया है, वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर मैं बैंगलोर गई थी। ठीक है, तो बैंगलोर में मैंने देखा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पर। ठीक है ना, तो लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है लोगों को, वो है एलर्जी की, कि इतने सारे प्लांट्स हैं तो पोलन ग्रेन भी बहुत होंगे, तो पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रही थी। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको इस चीज़ से बहुत प्रोटेक्शन रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी।
तो वहाँ की जो मतलब ग्रीनरी तो है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी क्या है, एक थोड़ा सा रहता है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, तो है ना, जैसे मुझे भी एक छोटी सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है साइनोसाइटिस की, है ना, तो बहुत मतलब ऐसा लगता था कि कभी कभी की जो छींक वगैरह आना बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है ना। तो पोलन एलर्जी जो है ना वो बहुत ही कॉमन है, ध्यान रखना। ये तो हो गया इसके यूजफुल एस्पेक्ट हो गए, यूजफुल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये तो इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज हार्मफुल, कि क्या भाई हार्म है इससे। तो एक ही चीज़ है इसमें कि पोलन एलर्जी, ठीक है, पोलन एलर्जी जो है वो बहुत फैलती है। जैसे कि एक ग्रास है जो सबसे पहले पोलन एलर्जी जिसके थ्रू फैली गई थी उसे वो था पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास। देखिए पार्थेनियम ग्रास जो है इसको कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, गाजर घास, ठीक है, कैरेट ग्रास भी इसे कहा जाता है। तो देखिए क्या था कि जो पार्थेनियम ग्रास है ना वो सबसे पहले एक ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट थी, मोनोकॉट है, ठीक है ना, ग्रासेस सारी मोनोकॉट होती है, एक बीजपत्री। तो इनके जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम ग्रास जो है ये अमेरिका से जो है ना, अमेरिका से एक बार क्या था कि वीट को इम्पोर्ट किया जा रहा था, गेहूं को आयात किया जा रहा था, तो वहाँ से उसके साथ कुछ वीडिसाइड्स वगैरह भी साथ में आ गए थे ना, वीड्स वगैरह आ जाती हैं, तो उसके साथ जो है ना थोड़ी बहुत पार्थेनियम ग्रास जो है वो आ गई थी। तो इसकी पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इंडिया के अंदर एलर्जी को इंड्यूस कर रहे थे, ठीक है ना, स्टिमुलेट कर रहे थे। तो पार्थेनियम ग्रास के जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है ना, पूरी ग्रास नहीं, उसके पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम ग्रास, गाजर घास, ठीक है ना, ये एलर्जी फैलाने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया में, ठीक है ना। अमेरिका से लाए गए थे वीट के साथ, जो वीट इंपोर्ट किया गया था अमेरिका से इंडिया में, उसी में जो है वो पोलन ग्रेन भी आ गए थे इसके, ठीक है ना। तो ये जो है पोलन ग्रेन जो होता है इसके जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए यूजफुल एस्पेक्ट्स भी हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी है, ठीक है ना। यूजफुल तो इसलिए है कि एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं, या हाई एनर्जी कंटेनिंग होते हैं पोलन ग्रेन्स, तो वो भी उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। एथलीट्स और घोड़ों को जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एलर्जी भी फैलाते हैं, तो इससे प्रोटेक्ट रखना जो है वो खुद को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल चैप्टर पढ़ लेना ही चीज़ें नहीं होती है, ठीक है ना, थोड़ा हमें आसपास की चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखनी चाहिए। जैसे कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हो तो अपने आसपास के फ्लावर्स को देखो, उनमें देखो भाई किस तरीके से एंड्रोशियम पाया जाता है, क्या आपको स्टेमन सभी के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन सेम मिलते हैं, क्या सबका एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, पता लगाने की कोशिश किया करो। ऐसा हमेशा नहीं है कि सिर्फ अपने रट्टाफिकेशन है कि भाई ठीक है कि हम लकीर के फ़कीर बने जा रहे हैं, ठीक है बुक है पढ़ रहे हैं, वो नहीं चलती चीज़ें, ठीक है ना। आपको अपने आसपास देखनी पड़ेंगी। अरे बायोलॉजी तो रिलेटेड ही लाइफ से है, तो हमें तो अपनी लाइफ की चीज़ों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो उस पर सोचा करो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मादा प्रजनन भाग। देखिए स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है गाइनोशियम, it is a female reproductive पार्ट, ठीक है। मादा प्रजनन भाग जो है फ्लावर का वो गाइनोशियम कहलाता है, ठीक है। एंड गाइनोशियम की यूनिट जो है आप सभी जानते हैं, मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि इसकी यूनिट होती है कार्पल, ठीक है। इसकी इकाई क्या होगी, कार्पल और पिस्टल। कार्पल को हिंदी में कहते हैं अंडक, पिस्टल मीन्स स्त्री केसर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो गाइनोशियम जो है
गायनोशियम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड उसकी यूनिट जो है वो क्या है, एक कार्पल। तो मतलब एक कार्पल की स्ट्रक्चर को समझ लो, पूरा गायनोशियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से समझा है तो फीमेल पार्ट को समझने में आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ आती हैं, सिर्फ नाम अलग होते हैं, बाकी सिमिलैरिटीज़ सेम ही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो कार्पल हो गया, आपने एक कार्पल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो इस तरीके से नज़र आएंगे। ठीक है ना, ये कार्पल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आती है। देखिए जैसे हमने वहाँ पर स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है ना, पुंकेसर की जो संरचना पढ़ी थी, तो उसमें भी 3 चीज़ें थी। एक तो एंथर था, फिर फिलामेंट था और उनको जोड़ने वाला कनेक्टिव था कि नहीं था, है ना। तो स्टेमन में भी हमें 3 स्ट्रक्चर मिली थी। तो कार्पल जो हम उसकी यूनिट देख रहे हैं, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन थी, तो उसमें 3 पार्ट मिले थे स्टेमन में। अब यहाँ पर गायनोशियम की यूनिट कार्पल है, तो कार्पल में भी 3 पार्ट हैं, हुई ना सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या सिमिलर चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो आपको कार्पल का जो अपर मोस्ट पार्ट है इसे कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा वर्तिकाग्र। फिर ये होती है स्टाइल, वर्तिका। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ओवरी। अंडाशय। ठीक है ना, अंडाशय। तो ये पूरा का पूरा एक कार्पल है। देखो स्टेमन की स्ट्रक्चर याद कीजिएगा कि भाई ये स्टेमन की स्ट्रक्चर थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो था ऊपर वाला, यानी एंथर, जिसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है ना, सब पूरी स्ट्रक्चर देखी थी डिटेल में। तो अब कार्पल के अंदर जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ओवरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर में होता है। इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट किस में पाया जाएगा, ओवरी में पाया जाएगा। अंडाशय के अंदर जो है वो मादा युग्मक मिलेगा आपको, या हम कहें मादा युग्मकोद्भिद मिलेगा। ठीक है ना। अभी क्या होता है गैमेटोफाइट, क्या था, गैमेट किसको कहते हैं, गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि गैमेटोफाइट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी अपन देखेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर नेक्स्ट है कि ओवरी जो है ना, ओवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेट पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बात को समझना, सबसे पहले वर्क ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का कार्य होता है कि जो पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट करना। स्टिग्मा जो है ना, एक बात समझिएगा, पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है, एंथर का डेहिसेंस हुआ स्ट्रोमियम वाली जगह से, पोलन ग्रेन रिलीज हुए, सपोज करो कि एयर के थ्रू होते हुए आ गए। ठीक है ना, पोलन ग्रेन जो है वो इस एंथर से रिलीज हुए। ठीक है, और एक पोलन ग्रेन जो है वो हवा के थ्रू होते हुए आ गया स्टिग्मा के ऊपर, फर्टिलाइजेशन करना उसको। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगी। सबसे पहला काम हो गया स्टिग्मा का कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। ठीक है, कि अपनी जाति के पोलन ग्रेन को, परागकण को पहचानने का काम जो है वो स्टिग्मा का होता है। मतलब देखिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आज मनुष्य से ही प्रजनन कर सकता है। ठीक है ना, गाय जो काऊ वगैरह है उनकी स्पीशीज में, काऊ और बुल में ही होगा रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है कि जो प्रजनन होता है वो हमेशा जाति विशिष्ट होता है। ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन है वो केवल अपनी स्पीशीज में होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आम के पेड़ का पोलन ग्रेन है और वो जो है वो अमरूद के ऊपर जो है वो जो हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो सकेगा, जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा पोलन ग्रेन। अमरूद वाली जो है वो कहेगी ये भाई मेरे प्लांट का नहीं है, भाई मेरी स्पीशीज का ही नहीं है, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो स्टिग्मा जो होती है ना, स्टिग्मा क्या करती है कि कुछ प्रोटीन्स को सिक्रीट करती है। ठीक है ना, कुछ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन सिक्रीट करती है, और वो पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है ना, एक्साइन बताया था आपको, तो पोलन ग्रेन का एक्साइन भी कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करता है। ठीक है ना, वो भी तो कंपैटिबिलिटी दिखाएगा। और स्टिग्मा भी कुछ प्रोटीन्स को सिक्रीट करती है, और दोनों एक तरीके से एक कंपैटिबिलिटी, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एक तरीके का, कि ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारे ही सेम प्लांट की स्टिग्मा है, हमारे ही सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है, तो इसको रिकॉग्नाइज करने का काम इन दोनों का है। तो स्टिग्मा का फंक्शन हम बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं। तो स्टिग्मा का काम हो गया पोलन ग्रेन को कुछ प्रोटीन्स की सहायता से रिकॉग्नाइज करना कि ये सिमिलर स्पीशीज का है या नहीं है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि भाई वही बात है, पोलन ट्यूब बनेगी, ठीक है ना, इंटाइन जो है पूरी पोलन ट्यूब बनाएगी, जानते हैं आप। इसका मतलब है कि स्टिग्मा के ऊपर पहले तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन हुआ, दूसरा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कि जर्म पोर वाली जगह से जो है वो पोलन ग्रेन डेहिसेंस हो गया, पोलन ग्रेन का जर्मिनेट हो गया और पूरी की पूरी इंटाइन एक पोलन ट्यूब की फॉर्म में स्टाइल के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो स्टिग्मा का काम ध्यान रखिएगा, क्लियर हो जाएगी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है फंक्शन ऑफ स्टाइल। स्टाइल जो है वर्तिका का कार्य होता है स्टूडेंट पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब को, उसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाना। क्या करवाना? पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाना, कि यहाँ पर जो ये पोलन ट्यूब बन रही है, ठीक है ना, पोलन ट्यूब बन रही है, ये कहाँ जाएगी? पराग नलिका। पराग नलिका जो है ना, इसकी कहाँ पर इसका मूवमेंट होगा? तो पूरी की पूरी स्टाइल में ही होगा। ऐसा नहीं है कि पोलन ट्यूब आई और बाहर निकल गई, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली जैसे कि आप सोचेंगे कि भाई पोलन ट्यूब तो बाहर भी आ सकती थी, ज़रूरी थोड़ी है कि इसके अंदर ही जाती, लेकिन यहाँ पर हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे कि ओवरी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो एक केमिकल को सिक्रीट करती हैं और पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि तुम्हें पर्टिकुलर इसी रास्ते से आना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कहीं पर भी जाना होता है ना, सपोज करो कि आप आज जो है वो दिल्ली जा रहे हो, ठीक है ना, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जगह जगह साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आजकल तो भाई गूगल मैप की सुविधा उपलब्ध है, तो हमें पूरी की पूरी रोड पता चल जाती है। मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी गाइडेंस के लिए जगह बनी हुई है कि डिफरेंट साइन बोर्ड्स हैं कि हाँ हमें इधर ही जाना है, ठीक है ना। तो हर जगह जाने के लिए एक तरह के क्या है, साइन बोर्ड्स बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए भी एक पर्टिकुलर केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को कि तुम्हें पर्टिकुलर इसी रास्ते से आना है। वो क्या होते हैं केमिकल, कौन सिक्रीट करता है ये अपन बाद में करेंगे बात। अभी जान लो ओवरी की तरफ से कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं और जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि स्टाइल के अंदर ग्रोथ करते हुए ही आना है। तो स्टाइल का वर्तिका का कार्य हो गया कि पराग नलिका को मार्ग देना, एक रास्ता देना और गाइड उसकी ग्रोथ करवाना, कि पोलन ट्यूब की जो पराग नलिका है उसकी ग्रोथ कौन करवा रहा है? स्टाइल करवा रहा है, स्टाइल में इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हालांकि जो कीमोट्रोपिक मूवमेंट है इसमें, जो रसायनुवर्तनी गति हो रही है इसमें, वो किसी और सेल के थ्रू हो रही है, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स के थ्रू हो रही है। ये सब बातें करेंगे अपन डिटेल में, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल वाला तो फिर भी इजी था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझे तो इस चैप्टर की मेन बात बनेगी, ठीक है। देखिए तो ये पोलन ट्यूब, स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया कि ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाती है, ठीक है। अब देखिए एक बार ये समझो कि ओवरी का क्या फंक्शन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा ओवरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर स्टेमन में बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती है ना। कोई चीज़ बहुत विशेष होती है ना, तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी चीज़ समझ में आएगी, उसकी विशेषता क्या है। तो ओवरी ध्यान रखिएगा कि अभी ओवरी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पोलन ट्यूब के अंदर जैसे मेल गैमेट आ रहे, मेल गैमेट आएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे ओवरी में। ओवरी में ही आपको फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, ओवरी के अंदर ही आपको फीमेल गैमेट मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो ओवरी में ही होगा। अभी एक बार के लिए ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन जहाँ होता है वो जगह ओवरी है। दूसरी बात कि ओवरी जो है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर रिप्रोडक्शन ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, ठीक है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, फल में परिवर्तित हो जाता है अंडाशय प्रजनन के बाद, ठीक है ना। ये क्लियर रखिएगा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन यहीं पर हो रहा है और निषेचन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम जो भी पार्ट खा रहे हैं फ्रूट्स का, ठीक है ना, फ्रूट के मैक्सिमम फ्रूट्स का हम जो पार्ट खा रहे हैं वो ओवरी खा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ एक फ्रूट होते हैं जैसे एप्पल वगैरह है, हम वो ट्रू फ्रूट नहीं है, उसमें हम ओवरी पार्ट नहीं खा रहे हैं। सारी चीज़ें आएंगी, डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये इतनी विशेषता होगी कि स्टिग्मा का काम तो हो गया कि
कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करवाएंगे एंड पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, स्टाइल का काम है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएंगे। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेट मिलता है। अब एक बात को समझिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो ओवरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो ओवरी है, जैसे मैंने कहा आपसे कि हम सपोज करो ओवरी जो कि आगे जाकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, फल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ओवरी के अंदर से खाली है क्या? ओवरी देखिए अंदर से खाली नहीं होती। ओवरी के अंदर की जो जगह है ना, इसको कहा जाता है लॉक्यूल। ठीक है ना, क्या कहते हैं? लॉक्यूल कहते हैं, कोष्टक। ठीक है ना, क्या कहते हैं? कोष्टक। तो ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल होता है ना, शुरुआत में तो ऐसे खाली है ये, लेकिन ओवरी से क्या होता है कि इस लॉक्यूल के अंदर आपको और भी स्ट्रक्चर मिलेगी। अब आप बोलोगे कि भाई ओवरी तो फ्रूट है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब फ्रूट में तो सीड ही मिलता है, और क्या मिलेगा? फ्रूट में तो सीड ही मिलता है, तो फ्रूट के अंदर सीड मिलता है, इसका मतलब गारंटीड है कि ओवरी के जो लॉक्यूल है, जो स्पेस है ओवरी के अंदर, उसमें आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आज मैं अगर मैं ये बात बोलती हूँ आपको, सपोज करना, एक बात समझिएगा, मैं आपसे कहती हूँ कि ये ओवरी है, मेरा हाथ क्या है? ओवरी। ठीक है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और हमें हमेशा पता है कि फ्रूट, अगर फ्रूट जब अपन खा लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या मिलता है हमें? उसमें सीड ही मिलता है। तो आप कहोगे अच्छा ये पूरी ओवरी है यानी फ्रूट है, तो गारंटीड है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी वो आपको सीड मिलेगी। क्या मिलेगी? सीड। तो हम कहेंगे लो भाई स्ट्रक्चर तो है, इसमें क्या है? एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, तो इसका मतलब ओवरी के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर है जो सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी को फ्रूट कहते हैं। पहले तो ओवरी नाम है ना इसका, अंडाशय है ये तो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ओवरी जो है ना वो बिल्कुल मेल के अंदर एंथर से कोरिलेट करती है। जो पराग कोश होता है, जैसे कि एक बात समझिएगा, जो पराग कोश है एंथर, एंथर जो है ना वो बिल्कुल ओवरी से कोरिलेट करता है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते ओवरी के जो एंथर है, परागकोश है, उसके अंदर परागकण बनते हैं, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर पोलन सैक पाए जाएंगे और पोलन सैक में पोलन ग्रेन बनेंगे। किस में बनेंगे? पोलन सैक में। तो पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था। तो अब यहाँ पर ना यही सारी चीज़ें आएंगी, ये पूरा पढ़ लो आप, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सिमिलैरिटी बताऊंगी मेल के साथ। देखिए ओवरी जो होती है इसके अंदर, जैसे सपोज करो कि ये अपने हो गई ओवरी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ जगह पर एक जुड़ाव मिलेगा, एक कनेक्शन देखने को मिलेगा। ये कनेक्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ओवरी के अंदर क्या होता है कि एक कनेक्शन होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर ये एक कनेक्शन है। ठीक है, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ना, इससे आपको बहुत सारे ओव्यूल अटैच मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्या मिलेगा? ओव्यूल, यानी कि जो सीड में कन्वर्ट हो, किसमें कन्वर्ट हो? जो सीड में कन्वर्ट हो वो स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ओवरी पूरे फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर जिसको हम ओव्यूल नाम दे रहे हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ओवरी का जो बाकी का जो पोर्शन रह गया, ये वो फ्रूट का वो पार्ट हो गया, मतलब लॉक्यूल का जो बाकी का पार्ट बच जाएगा वो हम खाने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, हम जो फ्रूट खा रहे हैं वो, जैसे मैंगो है, अब मैंगो के अंदर जो पार्ट हम खा रहे हैं एडिबल पार्ट है उसका, तो वो क्या हो गया? ओवरी का ये जो साइड में जो लॉक्यूल बच गया था, वहाँ जो टिश्यू है वही हम खा रहे हैं। ठीक है, और उसका सीड जो है वो अपना अलग हो गया मैंगो का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ओवरी में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लेसेंटा बनी हुई नजर आती है। मैं एक बार आपको यही समझा रही हूँ कि ओवरी में एक ही प्लेसेंटा है। सपोज करो कि एक ही ओव्यूल पाया जा रहा है, वैसे बहुत सारे ओव्यूल पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरी के अंदर जो है वो आपको एक प्लेसेंटा मिलेगा। प्लेसेंटा से ऊपर की तरफ, प्लेसेंटा से ऊपर की तरफ एक आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, एक तंतुनुमा संरचना मिलेगी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन फिनिक्यूलम कहते हैं। फिनिक्यूलम।
ठीक है, फिनिकुलस भी कह सकते हैं, फ्यूनिकल भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम आपको मिल सकते हैं। फ्यूनिकल भी बोल सकते हैं, फ्यूनिकुलम भी बोल सकते हैं, फिनिकुलस, ठीक है, ये काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक ही बात होती है, हिंदी में इसको कहते हैं बीजांड व्रंत, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। और इस पूरे को, जैसे ओव्यूल है ना, ओव्यूल को कहते हैं बीजांड, ठीक है, क्या कहते हैं, बीजांड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर बात समझिए कि इसमें क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा जो है वो तो ओवरी से अटैचमेंट हो गया, यानी कि ये ओव्यूल को जोड़ेगी केवल, ठीक है ना, जोड़ने का काम करेगी। फिनिकुलम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, फिनिकुलम जो है ये बीजांड व्रंत होता है, यानी ओव्यूल का फिलामेंट है। उसके बाद में ओव्यूल में आपको इस तरीके से 2 कवरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना, 2 कवरिंग मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की आपको 2 कवरिंग मिलेंगी ओव्यूल्स की। तो ये पूरा ओव्यूल हो गया। देखो फिनिकुलम है ना, ये प्लेसेंटा अलग कहानी है, ठीक है, प्लेसेंटा अलग कहानी है, फिनिकुलम को भी छोड़ दो। ये जो ऊपर का पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज ओव्यूल, क्या है, ये ओव्यूल है, यानी आप इसको कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी ओव्यूल बॉडी है। क्या है, ओव्यूल बॉडी, ठीक है ना, ओव्यूल बॉडी होती है, बीजांड शरीर होता है। तो ये पूरा का पूरा बीजांड हो गया, ओव्यूल बॉडी हो गई। और उसके नीचे स्ट्रक्चर क्या मिली आपको, फिनिकुलम मिली और प्लेसेंटा मिली, जिन्होंने ओव्यूल को ओवरी से अटैच किया, ठीक है। अब देखें क्या होता है कि जो फिनिकुलम है और ओव्यूल की बॉडी है, इनको भी तो कोई ना कोई जोड़ेगा। तो इनको जोड़ने का काम किस किस को, फिनिकुलम और ओव्यूल बॉडी को, ठीक है ना, ओव्यूल बॉडी और फिनिकुलम को जोड़ने का काम करता है हाइलम। कौन करेगा, हाइलम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है हाइलम, ठीक है। हाइलम का काम होता है कि ये फिनिकुलम और ओव्यूल की बॉडी को आपस में अटैच करता है, ठीक है। एक बात समझिएगा, प्लेसेंटा और फिनिकुलम का क्या काम है। जैसे कि आप सोचो कि भाई ये तो पूरा सीड बन जाएगा ओव्यूल बॉडी, ये तो मानते हम। प्लेसेंटा और फिनिकुलम का क्या काम है, ठीक है, क्योंकि देखो ओवरी तो बंद है, अब उसमें ओव्यूल तो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, कहीं इधर उधर होगा नहीं, तो उसको अटैचमेंट क्यों चाहिए, उसको क्यों ओवरी से अटैचमेंट चाहिए ओव्यूल को। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, यानी जाइलम फ्लोएम से जो वाटर, मिनरल एंड फूड आ रहा है, वो भी तो इनको डेवलप होने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा और फिनिकुलम है, बीजांड व्रंत और प्लेसेंटा है, ये इनके अंदर आपको बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, संवहन ऊतक मिलते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम, और वो इनको जो है वो न्यूट्रिशन देते रहते हैं, ठीक है। तो डेवलप होने के लिए, ओव्यूल को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिनिकुलम और प्लेसेंटा में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर ये 2 कवरिंग है, इन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण। क्योंकि एक बात को समझिएगा कि जो सीड है, अगर पूरा का पूरा ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सीड में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंटेग्यूमेंट्स, देखो सीड की भी तो अपनी खुद की कवरिंग होती है, सीड की भी अपनी खुद की कवरिंग होती है। तो सीड की ये जो कवरिंग है, इसको अपन कहते हैं सीड कोट, मतलब सीड की खुद की कवरिंग। तो सीड कोट जो है ना, ये कौन बनाएगा, है ना, एक तो होता है पूरा सीड बनाना और एक होता है सीड कोट। तो सीड कोट जो है ना, वो बनाएंगे इंटेग्यूमेंट्स। तो मतलब ओव्यूल के यहाँ पर जो आपको बिफोर फर्टिलाइजेशन जो आपको स्ट्रक्चर्स मिल रही है, इंटेग्यूमेंट्स, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है ना, किसका, सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाइलम क्या होता है, फिनिकुलम क्या है, प्लेसेंटा क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अब ओव्यूल की इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपने आगे भी देखेंगे, ठीक है ना, मेन पार्ट यही होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, इस जगह को कहा जाता है माइक्रोपाइल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं इस जगह को, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, बीजांड द्वार कहते हैं। मतलब माइक्रोपाइल वो जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होगी।
आपको बताया ना मैंने कि देखो पोलन ट्यूब है, अब इस पोलन ट्यूब को गाइड किया जाएगा कि तुम्हें पर्टिकुलर उसी जगह पे जाना है जहाँ फर्टिलाइजेशन हो। तो इसका मतलब है कि ऊपर से पोलन ट्यूब आएगी और वो माइक्रोपाइल वाली जगह से ही एंटर करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जो पोलन ट्यूब को किसी केमिकल के थ्रू गाइड करती हैं कि तुम्हें यहीं से एंट्रेंस लेना है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल वाली जगह वो है जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। अगर यहाँ भी इंटेगुमेंट पाए जाते तो जगह तो बहुत मोटी हो जाती, थिक हो जाती, अब दीवार तोड़ के थोड़ी जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इंटेगुमेंट्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, उस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल। जबकि लास्ट वन ओव्यूल का माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है चेलेजल पार्ट, ठीक है। इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं है, वैसे ये देखा जाए तो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। हम डिटेल में इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस एक लास्ट बात और, देखिए स्टूडेंट्स, जो अपनी ओव्यूल है ना, ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो तो कहानी बात की है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे एंथर के अंदर पोलन सैक था और पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बन रहे थे, उसी तरीके से ओवरी एंथर की तरह है बिल्कुल। तो जो अपने ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल कहलाता है मेगास्पोरेंजियम। क्या कहलाता है? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है ना। ओव्यूल को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। जिस तरीके से पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजियम था, लघु बीजाणुधानी, और उसमें माइक्रोस्पोर बन रहे थे, वैसे ही मेगास्पोरेंजियम कहलाएगा ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम किसको कहोगे? ओव्यूल को। और ओव्यूल के अंदर आपको मेगास्पोर मिलेगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है? पोलन सैक। माइक्रोस्पोर क्या होता है? पोलन ग्रेन। मेगास्पोरेंजियम क्या होती है? ओव्यूल। और मेगास्पोर क्या होता है? बात करेंगे, इसमें कुछ सेल्स बनाएंगे, ये बीच वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेगास्पोर बनेगा जिसको एम्ब्रियो सैक कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेल्स बनेंगी, ठीक है, यहाँ पर भी सेल्स बनेंगी, ये होगा अपने एम्ब्रियो सैक कहलाएगा बीच में। किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, एंड कल डिस्कस करेंगे कि ओवरी के अंदर ये जो लॉक्यूल है इसमें वास्तव में ये ओव्यूल बना कैसे, ठीक है ना, ये ओव्यूल जो है वो इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये चीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन की क्या यूजेस हैं और क्या क्या इन सब का जो है वो यूज है, इनका फंक्शन क्या क्या है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।